तो दोस्तों स्वागत है मूवीज टाइम के एक और नए वीडियो में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दिल्ली क्राइम सीजन 2 के दूसरे और तीसरे एपिसोड को। और ये बात मैंने पहले भी कही थी और अब भी कहूंगा कि अगर आपने पहला सीजन नहीं देखा है, इसके बावजूद आप सेकंड सीजन आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये केस एकदम नया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट देखने को मिले। तो सेकंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैडम सर उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर ये मर्डर हुए हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि एक औरत जख्मी है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वहीं पर उस औरत की पोती भी खड़ी हुई थी, और ये सब देखने के बाद वो सदमे में थी। वो ठीक से कुछ बता नहीं पा रही थी और ना ही अकेले रहना चाहती थी। इसलिए मैडम सर नीतू को उसके पास रहने को कहकर क्राइम स्पॉट पर पहुंचती है, जहां इंस्पेक्टर सुभाष उन्हें बताता है कि इस बार मूंगा फैमिली को टारगेट किया गया है, उसी तरह से मारा गया है जैसे अरोड़ा फैमिली को मारा गया था। और कुछ लोगों ने यहाँ पर उन कच्चा बनियान की व्हीकल भी देखी, मतलब कि इस बार कच्चा बनियान की गैंग के पास व्हीकल भी थी। तब मैडम सर सबको अलर्ट कर देती है और कहती है कि जिस तरह से अरोड़ा फैमिली को मारा गया, उसी तरह से इन्हें भी मारा गया है। छोटा सा छोटा क्लू निकालो, इन्हें किसी भी हालत में पकड़ना है। जिसके बाद मैडम सर उस बच्ची से बात करने के लिए चली जाती है। वो बच्ची उन्हें बताती है कि वो अपने कमरे में थी, तभी अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई और कुछ भारी चीज़ें भी गिरी थी। इससे पहले कि वो वहां जा पाती, दादी मेरे कमरे में आई और दरवाजे को फौरन बंद कर लिया, जिनका मुंह खून से पूरी तरह से लाल हो रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है कंट्रोल रूम में, जहां रिटायर्ड चड्डा इन लोगों के बारे में कुछ बता रहा था और जातिवादी टाइप की कुछ बातें कर रहा था। तब मैडम सर उसे पॉइंट पे आने को कहती है, तो वो उन गैंग वालों के कुछ फोटोग्राफ्स और हथियार वगैरह बताता है। तो ऐसे लोगों को अब वो खोजने का प्लान बनाते हैं और शुरुआत सादरा नाम के इलाके से करते हैं, जिसमें कि इंस्पेक्टर सुभाष और जयराम उनके साथ होने वाले थे। वो जैसे ही सादरा पहुंचते हैं तो चड्डा वहां के कई लोगों को अरेस्ट करता है, क्योंकि वो इन लोगों की रग रग से वाकिफ है। उसे मालूम है कि कौन सा चोर कहाँ रहता है। हर तरह के चोर के बारे में चड्डा को मालूम था, यहाँ तक कि उनकी लेडी चोर भी थी, और वो उन्हें भी अरेस्ट कर लेता। अब आगे हम देखते हैं कि मैडम सर को ये जानना था कि अरोड़ा केस के समय उस दिन जो वीडियो फुटेज लीक हुआ था वो किसने करवाया था। इसलिए वो सभी के कॉल ट्रैक करने को कहती है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वहाँ सिर्फ पुलिस वाले ही थे। इतना कह देने के बाद मैडम सर अपने सारे ऑफिसर्स के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है और कहती है कि कोई हम में से ही है जिसने उस दिन वीडियो फुटेज लीक कराया था, इसलिए कोई अगर बताना चाहता है तो वह भी बता सकता है। दूसरी तरफ नीति अभी भी अपने पति को टाइम नहीं दे पा रही थी, और बातों ही बातों में नीति अपने पति से पूछ बैठती है कि उसने उसे अरोड़ा केस के बारे में बताया था, उसने किसी को बताया तो नहीं। ये बात सुनने के बाद उसका पति गुस्सा हो जाता है और कॉल कट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सादरा के उन सभी लोगों को उठा लिया था जिनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में था, और उनमें से कई सारे लोग ऐसे भी थे जिनके नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं थे। उन सभी से पूछताछ की जाती है और तभी इन्हें पता चलता है कि इन सभी लोगों में से 2 लोगों के नंबर अरोड़ा के मर्डर के ठीक 2 दिन पहले उनकी लोकेशन अरोड़ा के घर के पास पाई गई, जिनके नाम थे जुगनू और आजाद। उन दोनों को इंटेरोगेशन रूम में लाया जाता है। उनसे पूछताछ की जा रही थी, जिस दौरान वो बताते हैं कि उन्होंने चोरी चकारी छोड़ दी है और अब वो वॉचमैन बन गए हैं। इंस्पेक्टर जयराम अरोड़ा के पास के घर के सीसीटीवी फुटेज को लाता है और मैडम सर को बताता है, और इन्हें आइडेंटिफाई भी कर लिया गया था कि उस सीसीटीवी में यही थे। जिसके बाद इनसे पूछा जाता कि इनकी गैंग में कौन कौन है, तो जुगनू कहता है कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं उसे मालूम होता है। वो इन कच्चा बनियान बालों की तरह बेवकूफ वाली हरकत कभी नहीं करता। अब उस आदमी का नाम भी पता चल चुका था जिसने उस दिन वीडियो फुटेज को लीक कराया था। ये बात जब मैडम सर को पता चलती है तो वो तुरंत ही रुमाल सिंह के पास पहुंचती है। दरअसल रुमाल सिंह वो आदमी था जिसने उस दिन वीडियो फुटेज को लीक करवाया था। तो यहाँ पर मैडम सर रुमाल सिंह को सस्पेंड कर देती है और ये बात अपने बड़े अधिकारी को बताती है कि उस दिन जो वीडियो फुटेज लीक हुई थी और वो किसने की थी ये भी उसे मालूम चल गया है, और उसने उसे सस्पेंड भी कर दिया है। अब आगे हम विवेक नाम के एडवोकेट को देखते हैं, जो कि मैडम सर के पास आता है और उनसे कहता है कि आपने सादरा के कई सारे लोगों को अरेस्ट किया है, क्या वो जान सकता है कि इन्हें किस आरोप में अरेस्ट किया गया है। तो मैडम सर उन्हें बताती है कि इनमें से कई सारे लोगों के नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में पहले से ही मौजूद थे और इनसे पूछताछ करनी है, क्योंकि हमें आगे की लीड मिल सकती है। तो विवेक उनसे कहता है कि इनमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है, तो उन्हें अरेस्ट क्यों किए गए हैं। तो यहाँ पर मैडम सर विवेक से कहती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, क्योंकि ये केस उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए उसे जो सही लगेगा वो करेगी। और ये बात सुनने के बाद एडवोकेट विवेक यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैडम सर और भूपेंद्र जब साथ में बैठे हुए थे, तो यहाँ पर भूपेंद्र मैडम सर से कहता है कि हमारी लाइफ हमेशा इस स्टेशन में ही बंदी रह जाती है, हम अपने घर वाले तक को टाइम नहीं दे पाते। दरअसल यहाँ पर भूपेंद्र मैडम सर से ये कहता है कि उसे सिर्फ एक बात की टेंशन है, उसे अपनी बेटी रेवा की शादी करनी है,
बाकी वो टेंशन फ्री हो जाएगा। और जब मैडम सर और भूपेंद्र आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से खिड़की से कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं जो कि पुलिस के एकदम अगेंस्ट था। दरअसल सादरा के कई सारे लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया है, वो भी बिना कोई जुर्म बताए हुए, और इसी के बारे में वो प्ले था। अब आगे हम देखते हैं जुगनू और आजाद को, जिनका मेडिकल करवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उनके मुंह पर कपड़े भी लगा दिए गए थे ताकि उन्हें कोई पहचाने ना, क्योंकि वैसे ही मीडिया उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है और अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो लोग इनका जीना हराम कर सकते हैं। और उन्हीं के आगे वाली गाड़ी में नीति थी जो कि अपने पति को कॉल लगाती है, लेकिन उसका पति कॉल नहीं उठाता, जिसके बाद सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। जुगनू और आजाद को पुलिस वैन से नीचे उतारा जाता है और फिर तभी नीति के पास उसके पति का कॉल आता है और वो नीति से कहता है कि माँ और मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नीति उससे कहती है कि उसे लेट हो जाएगा क्योंकि ये केस उलझता ही जा रहा है। और जब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जुगनू और आजाद पुलिस वालों को चकमा देकर हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। वो पुलिस वाले दोनों का पीछा करते हैं लेकिन वो भाग जाते हैं। यहाँ पर नीति भी उनका पीछा करती है लेकिन तब तक तो वो बहुत दूर जा चुके थे, मतलब कि अब नीति सिंह तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पूरी फैमिली को जो कि कहीं से अपने घर पर आ रहे होते हैं, जिसके बाद वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो यहाँ पर अपनी दादा दादी की डेड बॉडीज देखते हैं और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब आगे हम देखते हैं कि भूपेंद्र और जयराम उसी जगह पर थे जहाँ पर ये मर्डर हुआ था। तो जैकब यहाँ पर उन्हें बताता है कि इस बार उन्होंने अलग तरह के तेल का उपयोग किया है। ये काम कच्चा बनियान वालों ने ही किया है लेकिन कुछ अलग स्टाइल में। यहाँ मैडम सर के पास भी इस मर्डर के बारे में खबर आ चुकी थी, लेकिन फिलहाल उन्हें नीति से निपटना है क्योंकि कल रात नीति की कस्टडी में थे आजाद और जुगनू जो कि उसकी कस्टडी से भाग गए। यहाँ पर मैडम सर उससे जवाब मांगती है तो नीति उन्हें बताती है कि वो फोन पर बात कर रही थी, जिस पर मैडम सर उससे कहती है कि उसे वो सस्पेंड तो नहीं कर रही है लेकिन उसकी लीव एप्लीकेशन को वो कैंसिल कर रही है और आज के दिन वो उसे अपना चेहरा न दिखाए। अब आगे हम देखते हैं कि सुभाष और चड्डा उन ट्राइबल से सच उगलवा रहे थे। यहाँ पर काफी देर तक वो एक लड़के को मारते हैं जिसके बदले में वो उन्हें बताता है कि आजाद की एक दूर की बहन है और ये बात सुनते से ही तुरंत ही वो वहाँ पर निकल पड़ते हैं। यहाँ कमिश्नर के ऊपर होम मिनिस्टर का प्रेशर है और होम मिनिस्टर के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर है। दरअसल उनके पास जो संदिग्ध थे वो भाग गए हैं और उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें पकड़ने हैं क्योंकि जो संदिग्ध भागे हैं उसके बाद ही 7 घंटे बाद मर्डर हुआ है। इसका मतलब ये है कि जुगनू और आजाद के ऊपर तो अब सुई लटक चुकी है क्योंकि सभी को ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही हत्यारे हैं क्योंकि वो कस्टडी से भाग गए थे। तो मैडम सर उन्हें पकड़ने के लिए 24 घंटे का टाइम मांगती है और यहाँ चड्डा अपनी पूरी गैंग को लेकर आजाद की बहन के पास पहुंच जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है वो उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में जब नीति बैठी हुई थी तभी उसका पति बेरिंदर आता है। इन दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगती है। ये सारे मामले के बारे में नीति सिंह जब उसे बताती है और कहती है कि उसकी लीव एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया गया है तो उनके बीच में एक झगड़ा सा हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि चड्डा और सुभाष आजाद की बहन से पूछताछ कर रहे होते हैं। लेकिन आजाद की बहन सपना उनसे कहती है कि उनका आजाद दूर का रिश्तेदार है और वो उसे बहुत कम जानती है। और जब सपना मैडम सर से बात करती है तो यहाँ पर सपना उन्हें बताती है कि चड्डा ने हमसे 15,000 रुपए मांगे हैं और यहाँ पर जितने भी ट्राइबल्स हैं उन सभी से चड्डा ने 15,000 रुपए मांगे हैं और कहा है कि अगर वो 15,000 रुपए नहीं देंगे तो वो उनके ऊपर कच्चा बनियान गैंग का झूठा आरोप लगा देगा। और ये बात सुनने के बाद मैडम सर तुरंत ही चड्डा को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि वो उसे सस्पेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पर चड्डा उनसे कहता है कि ये ट्राइबल्स लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोलने में किसी भी हद तक जा सकते हैं और अगर वो इस केस में नहीं रहा तो ये केस वो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। और जाते जाते मैडम सर उससे कहती है कि अपनी पेंशन भी भूल जाए। अब आगे हम देखते हैं कि एडवोकेट विवेक जुगनू और आजाद को लेकर पुलिस स्टेशन आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि पुलिस वालों को आजाद और जुगनू पर ही शक है क्योंकि जब वो पुलिस की कस्टडी से भागे थे तो उसी रात 2 मर्डर हुए थे। लेकिन यहाँ पर एडवोकेट विवेक उन सभी लोगों को बताता है कि ये दोनों निर्दोष हैं क्योंकि उस रात इन लोगों ने मर्डर नहीं किया था क्योंकि ये तो एक लॉज में रुके हुए थे और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी इनके पास है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और जैसे ही वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो सही में वो एक होटल में रुके हुए थे। तो अब बात ये आती है कि अरोड़ा फैमिली के मर्डर के 2 दिन पहले ये अरोड़ा हाउस के बाहर क्या कर रहे थे, जिस पर जुगनू ने बताता है कि वो लोग वहां पर चोरी करने के लिए गए थे लेकिन उन्होंने अरोड़ा फैमिली के घर को नहीं चुना था बल्कि दूसरे घर को चुना था जहां पर वो वॉचमैन का काम करता था। उसने वहीं पर देखा कि कई सारे पैसे आए हुए हैं
इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया, जिसके बाद उन्होंने वहां से 30 लाख रुपए चोरी किए और वो कंप्लेंट भी नहीं कर सकता था क्योंकि ये मनी ब्लैक मनी था। अब इस बात की कंफर्मेशन के लिए भूपेंद्र तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है जहां पर 30 लाख की चोरी हुई थी। यहाँ पर वो सचदेवा नाम के एक आदमी से मिलता है और उनसे पूछताछ करता है, जिससे कि भूपेंद्र को ये बात तो पता चल जाती है कि 30 लाख रुपए चोरे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि ये ब्लैक मनी था। तो अब ये सारी बात मैडम सर को पता चल चुकी थी कि जुगनू और आजाद निर्दोष हैं, इसलिए वो एडवोकेट विवेक से मिलती है और उनसे कहती है आप सही बोल रहे थे, ये निर्दोष है। अब आगे हम देखते हैं कि कमिश्नर मैडम सर के पास कॉल करता है। यहाँ पर मैडम सर उन्हें बताती है कि वो दोनों निर्दोष हैं, लेकिन कमिश्नर ये बात मानने को राजी ही नहीं था। वो उनसे कहता है कि किसी भी हालत में सस्पेक्ट के रूप में पेश करो, क्योंकि होम मिनिस्टर से उसके ऊपर प्रेशर है और अगर ये केस नहीं सॉल्व किया गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों के नाम मीडिया के सामने लाए जाएं। और ये बात सुनने के बाद मैडम सर उन सारे ट्राइबल्स को छोड़ देती है सिवाय आजाद और जुगनू के, जिसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है जहां पर मीडिया उनसे कई तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो दोनों कहां पर हैं। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस उन्हें सामने नहीं लाना चाह रही थी क्योंकि वो दोनों निर्दोष थे। मैडम सर यहाँ पर मीडिया और लोगों को झूठी तसल्ली नहीं देना चाह रही थी, इसलिए वो सब कुछ सच सच बता देती है कि वो दोनों निर्दोष हैं। और भूपेंद्र के हाथों आजाद और जुगनू को उनके घर छोड़ दिया जाता है। और थर्ड एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं उन कच्चा बनियान की गैंग को, जो कि अपनी बॉडी पर तेल लगा रहे होते हैं और पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो एक घर के सामने पहुंचते हैं जिस घर में पार्टी चल रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है वो अंदर जाने के लिए उतावली हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हम किसी ना किसी दिन जरूर फंस जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर किसी तरह से उसे कंट्रोल करवाता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।